Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. रोजलिन का कैंसर कैंसर है, लेकिन हिना खान का कैंसर कैंसर नहीं है। नहीं, ये शायद उल्टा उल्टा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने हिना खान के बारे में बोल के कुछ गलत किया है। मैंने देखा उनको कि एक इंसान जो कैंसर से गुज़र रहा है वो इतने हंस के मुस्कुरा के अपनी चीज़ें नहीं डाल सकता है। एक गरीब आदमी के सामने आप ये बता रहे हो कि हम तो ट्रैवल कर रहे हैं, हमने तो ये हासिल कर लिया, हम तो नाच रहे हैं, हम तो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। क्या गुजरती होगी उनके दिलो दिमाग पे? क्या आपको लगता है कि हिना झूठ बोल रही है? हिना ने बहुत सारे झूठ बोले हैं। अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ ऐसी हुई जो हिना को नहीं पता थी, और वो एक इत्तेफाक हो सकता है कि मेरा और हिना का सेम हॉस्पिटल है, मेरा और हिना का सेम डॉक्टर है, मेरा और हिना के पास जो असिस्टेंट्स आए वो सेम रहे, जो नर्सेज आई वो सेम आई। तो ऐसे में जब भले ही एक डॉक्टर अपनी चीज़ें, अपने पेशेंट की चीज़ें छुपाता है, मगर जब बहुत गालियाँ दी जाती हैं कि हिना को तुम क्यों टारगेट कर रही हो। हिना को अगर अपनी सच्चाई बतानी है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही? वो सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए। पूनम ने तो आउट ऑफ द वे जाके, मतलब एक न्यूज़ लेने के लिए उसने जो किया, सैल्यूट करती हूँ मैं बंदी को। जो गलतियाँ मैंने की, मैं वो गलतियों के लिए मैं खुद शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छी खासी लाइफ थी मेरी, और बेचारी हिना पे बड़ा तरस आता है मुझे कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वैसे न्यूज़ नहीं बना। तो आपके जो बोल्ड फोटोज थे और न्यूड फोटो भी उसको क्या देते हैं, और सविता भाभी वाली जो एक छवि थी, इन सब को लेकर कभी आपको रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं करती तो शायद ज़िंदगी तब भी ठीक थी, काम करती ही रहती, काम मिल जाता? मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनकी आपने एक्टिंग देखी होगी, आपने उनकी कॉमेडी भी देखी होगी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा उनकी किसी चीज़ की चर्चा है तो वो है कैंसर के सर्वाइवर के तौर पे। जब मैं उनसे मिला तो मुझे कैंसर के बारे में इतनी सारी जानकारी मिली कि एक इंसान जब कैंसर पेशेंट बन जाता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से जद्दोजहद कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं रोजलिन खान। हेलो रोजलिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा कि कैंसर के बारे में आपके सब लोगों को पता है, लेकिन मेरा सवाल सबसे पहले ये रहेगा कि आप अपने आप को कैसे, कहते हैं ना कि अंदर से मजबूत कैसे बना रखे हो? देखो, हम सब ना, जो लोग एक मिडिल क्लास में पैदा होते हैं, जिनको लाइफ में पैदा होते ही बचपन से ही स्ट्रगल करना होता है, वो बहुत मजबूत होते हैं। अगर हमारे जो बहुत अच्छी फैमिली के बच्चे होते हैं ना, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और जो मिडिल क्लास से आते हैं, जो शुरू से स्ट्रगल देखते हैं, उनकी आदत हो जाती है। सो मैंने बचपन से स्ट्रगल देखा, और मुझे लगा कि हर बार स्ट्रगल आने के बाद मैंने किसी ना किसी तरह सरवाइव किया, हर फील्ड में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे मॉडलिंग वर्ल्ड हो, चाहे जो भी हो। तो वो एक सर्वाइवल की अंदर से आदत हो चुकी थी। प्लस जो मेरी राशि है, आई थिंक लोग इस पे यकीन नहीं करते, बट मैं यकीन करती हूँ। जो मेरी राशि है वर्गो, सो आई एम अ परफेक्शनिस्ट। मतलब ये बोल सकते हैं कि जब मुझे कैंसर भी आया तो मैंने हर चीज़ प्लान की कि मुझे कैसे भी इस चीज़ से बाहर निकलना है, मुझे अपने आप को बचाना है, मेरी ज़िंदगी इतने जल्दी ख़त्म कैसे हो सकती है। बिकॉज़ आई वॉज़ ऑलवेज़ आ स्टोरी टेलर। मैं हमेशा लोगों को कहानियाँ सुनाती थी। मैं बचपन से, मेरे नाना नानी मुझे कहानियाँ सुनाते थे। सो हर कहानी में एक एंड जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है। सो वो एक पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में शुरू से रही है। मैं अपने घर में सबसे छोटी रही हूँ, तो बड़े लाड से पाली गई है। हालांकि तुम्हें भी बताएं कि मिडिल क्लास में लाड से पालना क्या होता है। मगर जो मुझे घर में जो माहौल मिला, जिस तरह की मेरी परवरिश हुई, जैसे मेरी जो माँ थी वो सिंगल मदर थी। सो मैंने उनको भी स्ट्रगल करते हुए देखा। मैंने देखा कि कैसे अपने बच्चों को पाला जाए, कैसे उनको बाहर दुनिया से लड़ना सिखाया जाए। तो वो एक बैकग्राउंड मुझे ऊपर वाले की वजह से मुझे मिल गया था। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो कैंसर मुझे आया है, इसके पीछे कोई वजह रही है। मैं इसे भी बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। मैं इससे भी ये सोचती हूँ कि कैंसर ने मुझे बहुत सिखाया है। ठीक है, मैंने डिफ़िकल्ट टाइम देखा, मैंने टफ़ टाइम देखा, लेकिन आज डेफिनेटली
सरवाइव करने के बाद बॉडीली वीक हूँ लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल लग ही रहा है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत बना करके रखे हुए हो, जिस वजह से आप 2-3 साल लगभग हो चुके हैं ना कैंसर। मुझे 7 नवंबर 2022 को डिटेक्ट हुआ था। लगभग 4 साल हो चुके हैं। नहीं, तीसरा साल स्टार्ट तीसरा साल चला, 3 साल से अपने आप को आपने मजबूत बनाया, ये काबिले तारीफ है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई एक ऐसा स्टेज आया कि जहाँ आपको लगा कि जीवन भी जा रहा है, शायद वो बच जाए लेकिन मेरी खूबसूरती चली जाएगी? खूबसूरती तो मतलब शुरू में ही चली गई थी। हाँ। मतलब आज भी मैं अपने वेट से 12 किलो ज़्यादा हूँ। मैं 20 किलो वेट मेरा बढ़ा। मैंने स्टार्टिंग में जब कीमोथेरेपी हुआ भी नहीं था, डॉक्टर ने मुझे बताया था तुम्हारे बाल चले जाएंगे, और मैंने उस चीज़ को इतना बड़ा समझ लिया था कि बाल जाना मतलब मैं गंजी कैसे हो सकती हूँ। मैंने वहीं रोना शुरू कर दिया था, जबकि एक भी कीमो हुई नहीं थी। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि तुम देख लो तुम्हें कैसे मैनेज करना है। उस वक्त ना वो बाल गिरना बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। आज वापस आ गए, मुझे पता था कि मैं ऐसी चीज़ के लिए रो रही थी जिससे वापस आना ही है। बेसिकली बाल गिरने की वजह से मेरी खूबसूरती खराब हुई ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैंने वेट पुट ऑन किया और मतलब ये आप मेरा फेस देख रहे हैं ना, इसका डबल फेस हो चुका था और इतनी स्टीरॉयड बॉडी में जा रही थी। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैं अपनी तरफ नहीं देखती थी। मुझे पता नहीं होता था कि मैं अपना चेहरा देखूंगी, उठ कर जाऊंगी। इतनी ताकत नहीं होती थी बॉडी में कि बेड से उठ के जाके अपना फेस भी देख सकूं। इनफैक्ट एक इंसिडेंट तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, बहुत आज मुझे हंसी आ रही है, उस वक्त मैं डर रही थी। मैंने अपने आप को इतना मजबूत किया ना कि मैंने हर उस जगह जहाँ मैं रोई हूँ, मैंने वापस अपने आप को मेंटली पहुँचाया कि शिट ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो होना ही था, और मैं वापस आ चुकी हूँ आज, इसलिए थोड़ा पॉजिटिवली सोच पा रही हूँ। जब उस सिचुएशन में थी तो मैं बहुत डरी हुई थी, मैं गुस्सा करती थी। मुझे लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और डॉक्टर से नाराज़, खुद से नाराज़, ऊपर वाले से नाराज़, मतलब नाराज़गी की हद हो चुकी थी। क्योंकि एक स्टेज 4 में जब आप ट्रीट होते हो तो कम से कम 1-1.5 साल तो ऐसा होता है कि कुछ पता नहीं चलता है कि आप बचोगे नहीं बचोगे। जैसे मेरी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया, जैसे मैं हील होने स्टार्ट हुआ, तब मेरी उम्मीदें बंधी। तो इस बीच एक इंसिडेंट है जो मैं तुमसे बताऊंगी, जब मैं खुद डर गई थी। मेरी तीसरी कीमो हुई थी और मेरे सारे बाल निकाले गए थे। मुझे अपने आप को बिना बाल के देखने की आदत नहीं थी। कोई नहीं पसंद करता उसके बाल चले जाएं। मगर होता है ना कि अगर आप एक्टिंग फील्ड में हो ना, तो एक झूठी स्माइल रखनी है आपको, लोगों को ये दिखाना है कि आप तो बड़े अच्छे, आप तो सब चीज़ बड़े आराम से ले रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता, हम इंसान हैं। जब मैं बाल शेव कराने गई थी, मैंने सैलून में गई मैं, क्योंकि मुझे था कि मैं घर नहीं बुला रही हूँ किसी को भी, अननेसेसरी अपने घर नहीं बुलाना है। सो मैं जब सैलून गई बाल शेव कराने, तो मैं बड़े चुप करके ऐसे बैठी रही जैसे कुछ नहीं हुआ, बहुत आराम से पूरा शेव करा लिया। घर आके जो मैं रोई हूँ, मतलब वहाँ मैंने इतना कंट्रोल किया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, पता नहीं कितने लोग मुझे देखेंगे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आई। फिर मैं घर आके सो गई। अचानक से रात को मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी और ऐसे मिरर है मेरे वॉशरूम में, एकदम से मेरी नज़र वहाँ गई और मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे कोई नहीं खड़ा था, वो मैं थी बिना बालों के और अजीब सी दिख रही थी। तो मैं अपने आप को देख कर डर गई। मुझे ऐसा लगा इसमें कौन है ये मिरर में, क्योंकि ऐसे मैंने कभी नहीं दिखा था। इस तरह के इंसिडेंट भी मेरी लाइफ में हो गए जब मैं खुद से डर गई थी। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जो लोगों को बताना बहुत मुश्किल होता है। शायद कभी कभी तो लोग समझेंगे भी नहीं, बोलेंगे यार ये तो एक्टर हैं, बना के बोल रहे हैं, या व्यूज़ बनाने के लिए या लाइक्स बनाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए बोल रहे हैं। मगर जो एक्चुअल के कैंसर पेशेंट्स हैं, अगर आप उनसे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, आज भी आसान नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो आपकी ज़िंदगी को ले लेती है। ज़िंदगी के साथ साथ आपका परिवार वो भी टूटता है कहीं ना कहीं, फाइनेंशियली तो आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो ही जाते हैं। टचवुड मेरा 20-21 लाख रुपए का ये था, मेडिक्लेम था, जबकि उस मेडिक्लेम को मांगने के लिए मुझे इस हद तक जाना पड़ा कि 6 महीने का मेरा ट्रीटमेंट हो चुका था और मैं किसी तरह मैनेज कर रही थी। वो मेरा मेडिक्लेम तक नहीं आ रहा था और मेरी एक कीमोथेरेपी
4 लाख रुपए की होती थी। उसमें मैंने स्टार्ट में 6 कीमोथेरेपी कराई और उस 6 तक हमने किसी तरह अपने आप को बांध के रखा कि नहीं शायद आज मेडिक्लेम आएगा, कल मेडिक्लेम आएगा। और एक वक्त ऐसा है कि मेडिक्लेम देने वाले तैयार ही नहीं, हालांकि उन्हें देना था। और वो रोज़ कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देते रहते और हम सोचते कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट कीमो के टाइम शायद पैसे आ जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ट्विटर पे जाके ट्वीट करना पड़ा कि बॉस मैं यहाँ पर एडमिट हूँ, मेरी ये कंडीशन है और आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। सो जैसे उनको वो एक मेल गया, वो एक ट्वीट गया, तो उस पर काफ़ी रीट्वीट होना स्टार्ट हुए। इन्होंने मुझे 10 मिनट में मेरे नंबर पे कॉल आया, उन्होंने पता किया कि ये कौन बंदी है, क्योंकि उनकी नाम ख़राब हो जाता है। उनको ये होता कि यार एक एक्टर हो के अगर ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। तो उन्होंने आज टिल डेट मैं जैसे ही मेडिक्लेम उनको सबमिट करती हूँ, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरी अमाउंट मुझे क्लियर हो जाता है। वो बता देते हैं कि आपका मेडिक्लेम आ रहा है। सो अब सोचो कि मैंने क्या नहीं झेला इस दौरान। आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे बेचनी पड़ी, कुछ चीज़ें मेरी बिकी, जब जाके मैं आपके सामने आज से बैठी हूँ। और आजकल तो ये भी सुनती हूँ कि मैं कंट्रोवर्सी कर रही हूँ कैंसर को लेके। हाँ, कंट्रोवर्सी पे बहुत ज़्यादा बातें उठने लगी हैं कि आपने हिना खान वाले मुद्दे पे बताया कि वो एक तरीके से कहा जाए कि पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं, तो ऐसा आप क्यों कह रही हैं? मतलब कहा तो ये भी जा रहा है कि रोजलिन का कैंसर कैंसर है, लेकिन हिना खान का कैंसर कैंसर नहीं है। नहीं, ये शायद उल्टा होना चाहिए। जिस तरह से न्यूज़ हो रही है ना, तो हिना खान का कैंसर कैंसर है जहाँ से वो न्यूज़ होती है उनकी, और मेरा कैंसर कैंसर है। इनफैक्ट मैं तो कंपेयर ही नहीं करना चाहती अपने आप को, कभी नहीं, क्योंकि ये मेरी अपनी डिफ़िकल्ट जर्नी रही है और रहेगी। क्योंकि मैं स्टेज 4 पर हूँ। मेरी लाइफ में भी तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने हैं और डिफ़िकल्ट ज़िंदगी है, और मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने कैंसर पे कोई ख़ास न्यूज़ बनाई होगी। आई डोंट थिंक कि मैंने शायद एक बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ है, स्टेज 4 है, और शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस मैंने ऐसे एक पोस्ट डाली थी। शायद वो उस पर न्यूज़ हुई या नहीं हुई, किसी पीआर ने वहाँ से न्यूज़ उठा के कर दी होगी। उसके बाद मैंने शायद ही कभी अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताया, और अगर जितना भी बताया मैंने उनको अपनी दवाइयों के बारे में बताया कि हाँ मैं स्टेज 4 से गुजरी और आज मैंने रिकवर किया है और अब मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हालांकि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मेरी 10 साल तक दवाइयाँ चलनी हैं, मेरा लेफ़्ट शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर है, फ्रोज़न शोल्डर, यू अंडरस्टैंड। तो और उसके साथ कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके जो डैमेज हुए हैं, जिनकी मेडिसिन चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल लाइफ मैं जी रही हूँ, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस चीज़ की नुमाइश करने की कोशिश की कि मैंने कैंसर से जंग जीती। ये जंग नहीं है, ये एक बीमारी है जो किसी भी आम इंसान को होती है और वो मर जाता है तो लोग उसके बारे में छापते भी नहीं हैं, कहीं उनकी खबरें नहीं आती। और वही बीमारी जब किसी नोन आदमी को या औरत को होती है तो उसका बड़ा सा बतंगड़ बनाया जाता है, उस पर रोज़ न्यूज़ेस चलती हैं और उन पर हमदर्दी बटोरते हैं कुछ लोग, उनको इनाम देते हैं, उनको वॉरियर्स बोलते हैं, उनको फाइटर बोलते हैं। फाइट तो देखो ऐसी कोई जंग नहीं है, हर इंसान ज़िंदा रहना चाहता है, कोई भी नहीं मरना चाहता। हम सबको पता है कि हम मरने वाले हैं, मगर ये सोच के ही हमें बुरा लगता है कि यार मरना पड़ेगा क्या, इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं। तो हर इंसान ज़िंदा रहना चाहता है और ज़िंदा रहने के लिए वो हर कोशिश करता है, तो उसको आप जंग नहीं बोल सकते। तुम भी एक तरह की जंग लड़ रहे हो, ठीक है, तुम्हारी जंग अलग होगी, मेरी थोड़ी सी अलग है। तो हर इंसान सर्वाइवल के लिए घूम रहा है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जिंदा रहना चाहते हैं। उनको अगर किसी को भी पता चले कि शायद कल मरना पड़ जाएगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो ये कोई जंग नहीं है, ये सिर्फ एक ज़िंदगी है जो हम जीना चाहते हैं। और बड़ी मज़े की बात है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, तो उसको एंजॉय करते चलो, ठीक है, कभी बुरे दिन हैं, कभी अच्छे दिन हैं।
तो मैंने ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि मैंने हिना खान के बारे में बोल के कुछ गलत किया है। मैंने देखा उनको कि एक इंसान जो कैंसर से गुज़र रहा है वो इतने हंस के मुस्कुरा के अपनी चीज़ें नहीं डाल सकता है। एक लंबा वक्त लगता है जब आप सेल्फ़ी के लिए भी हंस सको, एक वक्त लगता है कि आप अच्छे कपड़े पहन सको, और डांस करने की तो मेरी अभी तक बारी नहीं आई। आप देख ही रहे हो 2.5 साल हो चुके हैं, फ्रोज़न शोल्डर है, बाकी सारी और इश्यूज़ हैं। जब हम कीमोथेरेपी करते हैं तो फुट जो हमारे पैर होते हैं इम्बैलेंस होते हैं। अगर आप मुझे एक राउंड गोल चक्कर लगाने बोलोगे तो मैं घूम के वहीं गिर जाऊंगी, मुझे पता है कि मेरी क्या कंडीशन है। सो जिस तरह का उन्होंने पोर्ट्रे किया, जिस तरह की चीज़ें दिखाई, वो तो सिर्फ फिल्मों में होता है। तो फिर आप आम इंसान को क्या बताना चाह रहे हो कि कैंसर एक फिल्मी चीज़ है, आज आया कल चला गया? ऐसा नहीं होता। रियल ज़िंदगी में अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, किसी से हमदर्दी लेना चाहते हो, तो हकीकत पेश करो कि भाई हम एक सेलिब्रिटी हैं, मगर हमारी ज़िंदगी में भी दुख आता है, तकलीफ़ें आती हैं, और हम उसको कैसे गुज़र के निकल के आते हैं, ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने रखो। एक गरीब आदमी के सामने आप ये बता रहे हो कि हम तो ट्रैवल कर रहे हैं, हमने तो ये हासिल कर लिया, हम तो नाच रहे हैं, हम तो अच्छे कपड़े पहन रहे। क्या गुजरती होगी उनके दिलो दिमाग पे? आज अगर मेरे बाल गए थे तो मैं बहुत रोई थी, आस पड़ोस के लोग हंसे थे, तो मैंने उसके बावजूद अपने इस गंजे सर के साथ मैं घूमी हूँ, पूरी दुनिया घूम कर आई हूँ। हंसना है हंस लो, दूसरी भी तो है लेडीज़ जो इस तरह की पोजीशन से, कंडीशन से गुजर रही हैं, मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ? अस्पताल भरे पड़े हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, और लोगों के पास विग पहनने को पैसा नहीं है। अरे यहाँ लोगों के पास खाने को पैसा नहीं होता। जब आप कीमोथेरेपी करवाते हो तो हर बार आपने अपनी प्लेट में कौन कौन सा न्यूट्रिशन रखा है ये देखना ज़रूरी होता है। मैं आज भी देखती हूँ, डॉक्टर ने मुझे बताया कि इतना प्रोटीन, इतना ये सब कुछ, इतने इस लेवल पे आपको अपना डाइट खाना है। उतने पैसे नहीं होते लोगों के पास। सही बात है, आपने मैनेज कर लिया, सामने वाला मैनेज नहीं कर पा रहा है, और लोग मर जाते हैं कैंसर की वजह से। तो अगर ऐसे लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हो, पीआर ना करके वो पैसा आप किसी गरीब को दे दो। मैं नहीं करती, मैं अपने पीआर को पैसे नहीं देती। मेरे जो स्टोरी जानी होती है वो चली जाती है, मैं अपनी चीज़ें डालती हूँ। बहुत अच्छे रिपोर्टर्स हैं, सैल्यूट करना चाहिए जो इन चीज़ों को आगे तक पहुँचा रहे हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ तक चीज़ें पहुँच रही हैं। मेरा तो एक ही एम है कि शायद मेरी ज़िंदगी बची है तो शायद किसी के काम आएगी। और मुझे नहीं पता कि कैंसर के बाद लाइफ थोड़ी अनसर्टन हो जाती है, पता नहीं 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो यू नेवर नो। तो ऐसे में मैं अपने पैसों को गलत जगह नहीं खर्च करती। मेरा यहाँ पर एक सवाल आ रहा है और बिल्कुल एकदम सीधा सपाट है, शायद आपको बुरा लगे। आप कैंसर के सर्वाइवर्स के साथ में लड़िए, उनके साथ खड़े हो जाइए, उनकी मदद कीजिए, लेकिन हिना खान से क्यों लड़ा जा रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा निकल कर सामने आ रहा है कि रोजलिन सिर्फ हिना के पीछे पड़ी है, जबकि हिना भी एक कैंसर पेशेंट है, आप भी कैंसर पेशेंट है। दोनों के बीच में एक हमदर्दी होनी चाहिए और दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जानी चाहिए। दोनों लेडीज भी हैं, है ना, तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कि भाई मुझे भी पता है कि तुम्हें क्या दर्द हुआ होगा जब कीमो कराया होगा, और मुझे भी पता है क्या क्या प्रॉब्लम हुई होगी। तो फिर ऐसा क्यों कहना? क्या आपको लगता है कि हिना झूठ बोल रही है? हिना ने बहुत सारे झूठ बोले हैं। कौन कौन से? जैसे कि हिना ने सबसे पहले कहा कि उसे स्टेज 2 है। मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ ऐसी हुई जो हिना को नहीं पता थी, और वो एक इत्तेफाक हो सकता है कि मेरा और हिना का सेम हॉस्पिटल है, मेरा और हिना का सेम डॉक्टर है, मेरा और हिना के पास जो असिस्टेंट्स आए वो सेम रहे, जो नर्सेज आई वो सेम आई। तो ऐसे में जब भले ही एक डॉक्टर अपनी चीज़ें, अपने पेशेंट की चीज़ें छुपाता है, मगर जब वहीं पे जो छोटे, जो आम लोग काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रही हैं वहाँ पे, जो कैंटीन के लोग काम कर रहे हैं, जो लोग उनको उनके रूम में जाते हैं, सफाइयाँ करते हैं, तो वो लोग तो सेम होते हैं, बेसिक लेवल के आते हैं, सब मिडिल क्लास के हैं। तो क्या वो ये सोचेंगे कि हिना खान एक बड़ी एक्टर है तो उसको एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाए, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, उनको पता है। और वही रोज़िन खान है
जो उसके आगे कहीं नहीं है। चलो मैं ये मानती हूँ, मैं उसके आगे कहीं नहीं हूँ, उसके 20 मिलियन है, मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसने बहुत काम किया है। अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में मैंने काम उतना किया नहीं है। उसके पीछे काफ़ी पर्सनल रीजंस रहे हैं कि मैंने क्यों इंडस्ट्री बीच में छोड़ दी थी और फिर मैं लौट कर आई। तो ये जो लोग थे मिडिल क्लास के, और जो ऐसे लोग थे जो उससे डील कर रहे थे और मेरे से डील कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बताया कि रोज़ेन तुम स्टेज 4 पर हो और तुम इतने दिन से सरवाइव कर रही हो, तुम्हारी ये चीज़ें चल रही हैं, और एक इंसान स्टेज 2 पर है। मैंने कहा नहीं, हो नहीं सकता। तुम लोग ना उससे, उसकी फेम के हिसाब से या उसके एटीट्यूड की वजह से शायद तुम उसे पसंद नहीं करते, मुझे पसंद करते हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि जब एक कैंसर पेशेंट हॉस्पिटल में होता है ना, नर्सेस को बार बार बेल बजा के बुलाएगा, तकलीफ़ें होती हैं, हमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, बार बार नर्स आ रही है, कभी कुछ डाल के जा रही है, कभी कुछ करके जा रही है। तो जो नर्सेज होती हैं, जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, जो पेशेंट को संभाल रहे होते हैं, डॉक्टर तो अपनी सर्जरी करके चला जाता है, असिस्टेंट्स जो होते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ें नोटिस की। मैं काफ़ी फेवर कर रही थी हिना को, तुमने भी देखा होगा, मैंने बहुत फेवर किया शुरू में कि मत सताओ उसको, उसे छोटे बाल काटे हैं, उसको पोट लगा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। मगर कहीं ना कहीं जब लोगों ने चीज़ें देखी, मुझे बताया, मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो, वो स्टेज 3 बोल रही है, आप 2 कैसे बोल रहे हो। उन्होंने लाके रिपोर्ट मेरे सामने रख दी, स्टैम्प की हुई रिपोर्ट आई। जब मैंने रिपोर्ट देखी, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है, मैं काफ़ी टाइम से कैंसर से गुजर रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मेरे पास 5-6 डॉक्टर्स हैं जिनसे मैं अपने बारे में पूछती हूँ, कभी किसी पेशेंट की इंक्वायरी आती है तो मैं उनके बारे में पूछती हूँ। तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे टीवी पर या ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है मेरा वीडियो पे, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलूँगी जो मुझे कल को लीगली, पॉलिटिकली या सोशली मुझे ट्रबल करे, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगी। तो जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मैंने कहा कि शिट, ये तो स्टेज 2 है और ये 3 बता रही हैं। तो स्टेज 2 और 3 में बहुत फ़र्क होता है, तभी तो वो इतना जल्दी हील कर गई। एक शॉकिंग रिकवरी आपके लिए, आम इंसान के लिए बहुत मेंटली डिप्रेस करने वाली चीज़ है। मतलब उनको हुआ सेकंड था लेकिन बताया उन्हें 3 था। हाँ, और वो अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी। ये चीज़ मुझे जब पेपर पे दिखी तब मैंने इसके बारे में कहा कि ठीक है, आप जब इतना कुछ बता रही हो, आप रोज़े रख रही हो, आप फालूदा खा रही हो, आप रोज़े रख के आप जिम करने जा रही हो, तो आप सच तो बताओ कि यार मेरा तो स्टेज 3 नहीं है, 2 है, छोटी मोटा सा लंप आया था, वो हमने कटवा के निकाल दिया और अब मैं हेल्दी हूँ। एक सिंपल चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि कैंसर होता है, छोटा कैंसर हो, बड़ा कैंसर हो, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल अलग होता है, इम्यूनिटी अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। और जब ज़्यादा टॉक्सिसिटी, ज़्यादा दवाइयाँ डाली जाएंगी, किसी के शरीर में ज़्यादा कैंसर है तो उसकी हालत बहुत डाउन हो जाती है। कीमोथेरेपी सबसे पहले आपके बॉडी में जाते ही इतना वर्क करती है कि आपको स्टेरॉइड दे के आपके इम्यूनिटी को लो किया जाता है ताकि ओवर रिएक्ट ना हो जाए। सो ऐसे में अगर कम दवाइयाँ हैं, आपने सुना होगा वो चीज़ कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली रिकवरी, कैंसर में इसीलिए कहते हैं छोटा मोटा कैंसर आया ताकि आप जल्दी अपना इलाज कराओ, बैक टू वर्क हो जाओ। तो अगर आपको पता है कि आप स्टेज 2 हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो। हम उतनी ही हमदर्दी देते हैं। आज इनफैक्ट तुम देखोगे इनकी आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप, शी वॉज वेरी वोकल अबाउट हर कैंसर। उनको स्टेज 0 था, कल पहली बार वो पब्लिकली अपीयर हुई हैं। हाँ, उनको स्टेज 0 था। उन्होंने अपना पूरा ब्रेस्ट निकाल के साइड पे रखा बिकॉज उनको पता है कि ये चीज़ रिलैप्स हो सकती है। उनका पूरा मास्टेक्टमी हुआ है। उन्होंने खुल के चीज़ें बताई, उन्होंने कोई चीज़ नहीं छुपाई कि हाँ मुझे 0 स्टेज का था। 0 स्टेज होना भी अपने आप में डेंजरस बात है। कैंसर तो होना ही नहीं चाहिए, किसी को कैंसर नहीं होना चाहिए, किसी दुश्मन को भी कैंसर ना हो। लेकिन कैंसर को यूज़ करके न्यूज़ बनाना ये बहुत गलत लगता है, क्योंकि आज 9 महीने से अगर आप ध्यान दोगे तो हिना रोज़ सिर्फ कैंसर के नाम पर छपती हैं। अगर आप यही तुलना आप ताहिरा कश्यप की करते हो, वो कितनी डिसेंटली बात कर रही है। वो बंदी बता रही है कि मुझे 0 स्टेज आया, ठीक है ना। अगर आपका स्टेज 0 है तब भी हम आपको उतना ही प्यार देंगे, उतनी ही हमदर्दी देंगे, उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे और हम आपकी बात को उतनी ही उस तरह से मानेंगे कि हाँ आपने इस चीज़ को झेला है। आप अगर मुझे बताती हो कि
मैं ये खाती हूँ, मैं ये पहनती हूँ, मैं ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी। अगर आप मुझे ये लगने लगे कि आप टीवी सीरियल से आए हो, आप लंबा खींचते जा रहे हो, अपनी बीमारी को लंबा खींचते जा रहे हो। इनफैक्ट तुमने नोटिस नहीं किया होगा, मैंने बीच में ये हॉस्पिटल में एडमिट होती थी और कहती थी कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और मुझे जब पता चला, मैं भी हॉस्पिटल रोज़ ही जाती हूँ, हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल आज भी बैठी रहती हूँ, कल भी गई थी। तो मुझे पता चला इनको एक इंजेक्शन लगता है, इम्यूनोथेरेपी। एक इंजेक्शन में आपको कुछ नहीं होता, वो वाले इंजेक्शन लेने के लिए जाती हैं, वापस आती हैं। तो मैंने देखा, अरे वो भी न्यूज़ में छप रहा है कि मैं इलाज कराने आई हूँ, मैं एडमिट हुई हूँ। यार वो एक इंजेक्शन लेने तुम जाते हो, वो भी तुम इंस्टाग्राम पे डालोगे जाके कि मैं आज इंजेक्शन लेने आ गई। तुम वही पैसे किसी गरीब को दे दो, बहुत बहुत दुआएं मिलेंगी। तो मुझे वो चीज़ ख़राब लगती है, इसलिए मैंने उसे कहा अगर मुझे किसी को लेकर न्यूज़ बनानी होती या किसी को लेकर टारगेट करना होता तो क्या मैं ताहिरा कश्यप को नहीं टारगेट करती। अच्छा, ये सब हुआ, आपने हिना के बारे में बोला, तो हिना ने अस्पताल चेंज नहीं किया, या आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया कि आखिर आप मेरे खिलाफ क्यों बोल रही हो, उनके फैंस की तरफ से कुछ ऐसा? नहीं, इनफैक्ट ये जो रिपोर्ट्स वगैरह आई थी उनकी, तो मैंने पोस्ट की, तो मेरे जो पेज पर है बहुत सारे ट्रोल्स लगे हैं। और जब हम चेक करते हैं, हमें नोटिफिकेशन आता है, तो हमें पता होगा, तो जब नोटिफिकेशन आता है ना, तो एकदम से 20-20 कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, 5 मिनट में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गए। तो जब वो जो बोर्ड्स लगाए जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है। सी मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, तो हमें पता है कि सोशल मीडिया कैसे चलता है। तो मेरे पास भी एक टीम है, मगर मैंने कभी इन फालतू चीज़ों में अपने पैसे नहीं डाले। मुझे बहुत गालियाँ दी जाती हैं कि हिना को तुम क्यों टारगेट कर रही हो। हिना को अगर अपनी सच्चाई बतानी है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही? वो सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, कभी छोटे बाल, कभी बड़े बाल। आज देश, पूरा देश जानता है, हिना को क्या जरूरत पड़ेगी? उसको क्या जरूरत है? उसके पीआर उसको कहीं ना कहीं उसके पीआर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे आज भी उससे हमदर्दी, मुझे लगता है कि हिना जैसी बंदी को कैंसर पे इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कुछ और डालेगी, अगर वो बोलेगी कि आज मैंने एक्सरसाइज की, कैंसर को माइनस कर दो, तुम्हें लगता है कि कोई उसे नहीं छापेगा? लोग छापेंगे, क्योंकि उसने एक जर्नी जी है। आज वो बोलती कि आज मेरा ये डाइट है। जैसे आप तुम देखो आयुष्मान खुराना की वाइफ को, ताहिरा कश्यप, वो कभी अपना डाइट डालती हैं, मैंने ये जिम किया। इनफैक्ट एक ही ऐसी बंदी है मैंने जिनको देखा है, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये डाला हुआ है कि उनका एक हाथ फ्रोज़न शोल्डर है। कोई नहीं डालता। अच्छा, इसमें क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है? क्या वो शोल्डर काम नहीं करता है? क्या हो जाता है? वो शोल्डर जो होता है हमारा कम चलेगा। ये हाथ स्ट्रांग है, मैं इससे 10 किलो वजन उठा सकती हूँ, मैं इससे 5 किलो उठाऊंगी, वो भी मैं सोच कर उठाऊंगी कि कहीं इस पे स्वेलिंग ना आ जाए। और जब स्वेलिंग एक बार आ जाती है तो नहीं जाती है। तो बंदी ने इतना करेज दिखाया कि मेरा एक शोल्डर फ्रोजन है। आज कितना टाइम हो चुका है, वो छुपाती, उन्होंने ऐसी चीज़ें भी नहीं छुपाई। तो रिस्पेक्ट मैं देती हूँ उनको। हालांकि उनका कैंसर 0 स्टेज था, फिर से रिलैप्स भी हुआ है, तो कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि हिना को भी रिलैप्स हो जाए। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कल मैं तुम्हें बोल दूँगी मुझे भी रिलैप्स हो गया। तो एक खतरे की जो तलवार है हमारे सर पर लटक रही है, कब किसे दोबारा रिलैप्स होगा पता नहीं। तो हमारी एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें हमें पता नहीं कि कल क्या हो जाएगा। तो उसमें हम अच्छी चीज़ें फैलाएंगे या हम ये सोचेंगे कि अरे चलो पब्लिसिटी बनाते हैं। हिना के बारे में आपने इतना जिक्र किया, पर ये बार बार ये सवाल उठ रहा है, हिना एक बड़ी पर्सनैलिटी है, पूरा देश उनको जानता है, मिलियंस पे फॉलोअर्स हैं, अच्छी कमाई है उनकी, और एक बहुत अच्छी खूबसूरत महिला भी है, तो उनको ज़रूरत क्यों पड़ रही होगी? आप इस चीज़ को भी कभी सोचती होंगी? हाँ। जब आप कैमरे से बाहर होती होंगी तो आप सोचती हैं अगर ये लड़की कर क्यों रही है ऐसा? हाँ, देखो मैंने ही सोचा, मैंने सच में बहुत, मुझे लगता है कैंसर अगर हो गया तो फिर तो काम और कम मिलेगा। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आपको कैंसर हुआ है तो आपको कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर आपको कॉल नहीं करेगा कि भाई वो तो पीड़ित है, परेशान है, तो इसको क्यों ही काम दिया जाए। तो ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, अब इसका मैं तुम्हें दूसरा पहलू बताती हूँ जो मैं पहली बार बात कर रही हूँ इस बारे में। जैसे ही मुझे कैंसर आया, लोगों ने मुझे सीरियस लेना शुरू किया। पहले लोग मुझे कहते थे अरे वो सविता भाभी वाली, अरे वो पॉन, सेमी पॉन, ऐसे मेरे साथ बात की जाती थी। जैसे मुझे कैंसर आया, आज मैंने
टॉप के ब्रांड्स की हैं। तुम अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज देखोगे, मैंने यशराज की मूवी का भी प्रमोशन किया है, मैंने RSVP की मूवी के लिए भी प्रमोशन कर लिया, मैंने तेजस के लिए भी पेड प्रमोशन किया जिसमें कंगना रनावत थी। तो अब तुम समझ सकते हो कि मुझे कितना सीरियस लोग लेते हैं। उनको पता है कि यार ये एक बीमारी से गुजर रही है, इसकी ये अगर कुछ काम करना चाहती है, लेट्स गिव हर वर्क। लोग मुझे काम दे रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। मैं अभी बीच में किसी इवेंट में गई थी और वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे स्टेज पर, छोटे बच्चों को इनाम देने आए थे। इलेक्शन का टाइम था। नाम बताना नहीं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। तो मैं यहीं मीरा रोड में, मुझे किसी ने कहा कि छोटे बच्चों को इनाम देना है, स्कूल के बच्चे, हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया हुआ है, आप भी आइए, MLA भी आए हुए हैं। अब मैं स्टेज पे जाके एक कोने में बैठ गई। मुझे पता है कि इन लोगों के सामने मेरी तो क्या ही औकात है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, पूरी पुलिस वगैरह के साथ आए। अब उन्होंने सबसे पहले मुझे इनाम दिया। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि एक कैंसर सर्वाइवर है जो काम करती है फिल्म इंडस्ट्री से, और वो अभी कैंसर से गुजरी, वो इस वक्त इस स्टेज पर मौजूद है। लीजिए, वो जो MLA थे उन्होंने पर्सनली आके मेरे से बात की, फिर जो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने पर्सनली आके मुझसे बात की, और मुझे ले जाकर स्टेज पर खड़ा किया गया। बाकायदा मेरे बारे में पूरे कसीदे पढ़े गए कि देखो ऐसी भी औरतें हैं जो जंग जीत के आती हैं कैंसर से, जो लड़ कर आती हैं। मतलब लोग कैंसर को इतना सीरियस लेते हैं कि वो लोग पर्सनैलिटी उसके पीछे कौन है नहीं देखना चाहते। जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे, जो लोग मेरे साथ काम करने से पहले ये सोचते थे कि इसकी कोई अलग कैटेगरी है, उन्होंने मेरी कैटेगरी चेंज कर दी। मतलब सिंपैथी गेम चल रहा है। सिंपैथी गेम चल रहा है। और ये मैं नहीं, ये चाहे मीडिया हो, चाहे मेरे आसपास के लोग क्यों ना हो। मीडिया भी मुझे, मैं कहीं जाती हूँ, मैं जाकर बोलती हूँ कि मुझे कैंसर आया था, लोगों ने फटाफट छापा, लोगों ने ये लिखना शुरू किया कि अरे रोजलिन को कैंसर आ गया। मेरे साथ सारी हमदर्दियाँ, वॉरियर्स, फाइटर्स, ये लिखना शुरू कर दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसी तरीके के लगा। हाँ, वही पीछे जो गाना भी लगता है, सुनो तुम। हाँ तो समझता हूँ मैं। और उसमें व्यूज आते हैं। हाँ, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अरे कैंसर आया, बच कैसे गई। लोग जानते हैं कैंसर से लोग मर जाते हैं। और कैंसर से क्यों लोग मरते हैं? जिनके पास पैसा नहीं होता वो मर जाता है। गरीब इंसान ही कैंसर से मरता है। मैंने भी जैसे मैनेज करना था, अपनी चीज़ें बेची, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि मुझे पैसे दो, मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरी फैमिली ने मुझे मदद की। मेरा बहुत खर्च हुआ, ऑलमोस्ट 70-80 लाख मेरा फर्स्ट ईयर में चला गया था। आज भी मेरा जो इलाज चलता है हर साल में 20-25 लाख का मेरा हो जाता है खर्च। यही अगर कोई गरीब आदमी होता, ना मेरी सर्जरी होती, ना मुझे एक कीमोथेरेपी भी नहीं ले सकती थी। मेरी 4.5 लाख रुपए की कीमोथेरेपी लगी। गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता है, तड़प तड़प कर मर जाता। मैं आपको एक केस बताऊंगा। मेरे यहाँ पर मेरे भी कुछ हैं परिचित में जिनमें 2-3 लोगों की मौत हो चुकी है। उनको इतना बड़ा अस्पताल ही नहीं मिल पाया कि टाटा में आ जाएं या अंबानी हॉस्पिटल में आ जाएं या एम्स में उनका कभी चक्कर लग जाए, क्योंकि महीनों की वेटिंग लिस्ट रहती है। तब तक तो इंसान तड़प के मर ही जाता है। हाँ। और दूसरी बात, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि 20-25 लाख वो अपनी इस चीज़ पर खर्च कर सके। तो आपने जो सिंपैथी की बात करी, तो क्या हिना खान, ये बहुत कड़ा सवाल है कि वो अवार्ड्स और इस सम्मान की भूखी है? नहीं, तो फिर हिना को लोग बहुत सीरियस लेंगे। शी विल डेफिनेटली गेट ऑल बिग प्रोजेक्ट्स। तुम आने वाले टाइम में देखना, वो सारे टॉप के ब्रांड्स करेगी। तुमसे मैं बता रही हूँ, वो रिकवर कर जाएगी। उसके बाद वो सारे टॉप ब्रांड्स करेगी, सारे टॉप OTT फिल्म्स, वो उसका ग्रेड एकदम ऊपर आएगा। क्योंकि जो चीज़ मैंने महसूस की, मैं कहाँ थी, मेरा ग्राफ कहाँ से कहाँ आया। जैसे जैसे मैं हील करूँगी, यू विल डेफिनेटली सी मी इन बिग प्लेटफॉर्म्स। मुझे अगर मैं कहीं किसी इवेंट में जाती हूँ, किसी बड़े एक्टर से भी मिलती हूँ ना, बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, और रोजलिन कैसी है, अब तबीयत कैसी है, अब कैसा चल रहा है, तुम्हारा इलाज कैसा हो रहा है। ये वही एक्टर्स हैं जो मुझे देखकर कभी ऐसे मुंह घुमा लेते थे। तो मैं तुमसे बता रही हूँ कि ये जो कैंसर आया, इसने हमें बहुत कुछ दिया। जो मुझे नहीं दिया, उससे कई ज़्यादा कैंसर हिना को देकर जाएगा। आप आने वाले समय में देखिएगा हिना कितने बड़े एक्टर्स के साथ काम करेगी और कितने बड़े बड़े ब्रांड्स उनके पास आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे पब्लिक और पब्लिक की हमदर्दी है।
आप एक तरफ तो उनकी आलोचना भी कर रही हो, कहीं ना कहीं आप उनके लिए शुभकामनाएं भी दे रही हो। नहीं, ये शुभकामना नहीं, ये सच है। आप मुझे देखिएगा आने वाले वक्त में मैं कौन कौन से ब्रांड्स करने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने महसूस की और मैं बताती हूँ, मैं सच बोल देती हूँ, मैं अब नहीं डरती। और मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अब जो कैंसर जो मैंने झेला है ना, उसके बाद से मैं बहुत आउटस्पोकन हो गई। मैं लोगों से बताती हूँ कि हाँ मैंने ऐसा महसूस किया, शायद ये चीज़ें ऐसी हो सकती थी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग मुझे आई कि अरे कैंसर के बाद से इतने बड़े बड़े ब्रांड्स मेरे साथ क्यों काम करने लगे। इन्होंने तो पहले कभी कहा था कि यार ये तो पीठा वगैरह करके आई है, ये तो ज़रा कंट्रोवर्शियल चीज़ें करती है। उन्होंने अचानक से मेरे प्रोफाइल पे स्टैम्प कैसे लगा दिया कि हम इसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पेज पर पब्लिक है, पब्लिक मुझे हमदर्दी देती है, पब्लिक मेरे साथ खड़ी है। इनफैक्ट अगर मुझे कुछ मिल रहा है पब्लिक से तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वापस दूँ उनको। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जो चीज़ मुझे इतना कुछ दे रही है, जिस कैंसर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे हमदर्दी देते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मैं उसको वापस नहीं दूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हिना को भी चाहिए कि वो चीज़ वापस दें। हिना हमेशा से अच्छी एक्टर थी, नोन थी, लेकिन आज आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि वो उसका करियर ग्राफ कहाँ जाएगा, क्योंकि लोग बहुत सीरियस लेते हैं आपको। उनको पता होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वक्त से गुजर के आए हैं, इनको काम दिया जाएगा। ना कि उन लोगों को जो आराम से घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उनको काम नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम जैसे लोगों को काम मिलेगा तो हम अपना जी जान लगाएंगे उस प्रोजेक्ट में। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये मेंटल गेम है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। आप जिस तरीके से बता रहे एकदम सिंपैथी, पॉलिटिक्स में इसको सिंपैथी वोट कहा जाता है। हाँ, तो वो भी मुझे मिल रहा है। जैसे कभी किसी की मौत हो जाती है किसी नेता की, तो उनकी पत्नी खड़ी कर दी जाती हैं, या उनकी बेटी या बहू, उनका बेटा, तो जिससे कि सिंपैथी वोट एक मिल जाए। हाँ, तो वैसे उसी तरीके से बॉलीवुड में भी यही होता है। सी बॉलीवुड में ये हुआ है। तुम देखो ना, मुझे क्यों काम दिया, मुझे उनको पता होगा ना कि इसके पेज पे तो पब्लिक आ गई है। मुझे एज एन इन्फ्लुएंसर मैंने काम किया 2 साल तक। मेरे पास काम नहीं था, मैं बीमार हो चुकी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा इलाज चल रहा था। मैं क्या करती, विग पहन के मैंने कुछ एजेंसीज हैं उनको मैंने कांटेक्ट किया कि कैन आई वर्क विथ यू एज एन इन्फ्लुएंसर। दे सेड यस, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू। मुझे उन्होंने हर जगह भेजना शुरू किया। मैं कभी 80,000 ले रही हूँ, कभी 2 लाख, 2.5 लाख, मैंने कुछ भी अमाउंट बोला, कुछ भी अमाउंट मुझे मिला। बैटिंग ऐप के लिए मैंने काम कर लिया। मैंने कितने मूवीज़ के प्रमोशंस कर दिए। ये वही लोग हैं जो मुझे काम नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपकी इमेज बन चुकी थी, क्योंकि एक बोल्ड एक्ट्रेस है, एडल्ट एक्ट्रेस है। हाँ, सो वो मेरी इमेज टूटी, प्लस मेरे साथ एक हमदर्दी जुड़ी। लोग मुझे देखने आते हैं कि इसने इतना कुछ गुजरने के बाद, इसकी ज़िंदगी में इतनी डिफ़िकल्टीज़ है, उसके बाद ये क्या कर रही है। तो हर ब्रांड को पता है कि एक कहीं ना कहीं एक सिंपैथी, एक फेवरेट, एक आप फेवरेट हो जाते हो लोगों के, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ रहा है, तो लोग आते हैं। तो ये चीज़ का कोई नहीं फ़ायदा उठाएगा। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। हिना खान का भी आपके नज़रिए से मैंने मान लिया कि हिना खान इसी वजह से काम कर रही है, लेकिन मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे कभी और संजय दत्त नहीं किया और ताहिरा कश्यप, इन चारों को तो मुझे लगता है कि सिंपैथी वर्क करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया कैंसर को। तुम देखो कि आई थिंक मनीषा कोइराला वाज हैविंग द वर्स्ट ऑफ कैंसर। उनको स्टेज 4 था, बहुत साल उनका इलाज चला। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि वो कब कैसे उन्होंने इलाज करवाया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे सोनाली बेंद्रे, शी इज़ सच अ ग्रेट एक्ट्रेसेस। इनमें जो रही हैं ये सारी एक्ट्रेसेस, तो उन्हीं में से वो एक अच्छी एक्ट्रेस रही हैं। उनको स्टेज 4 का कैंसर आया था, उन्होंने अपना इलाज फॉरेन में करवाया। आई थिंक हार्डली उन्होंने कभी कुछ पोस्ट किया होगा। हमें सबको एक न्यूज़ कई साल तक देश में दिखाई भी नहीं दी थी, क्योंकि जब आप स्टेज 4 से गुजरते हो ना, आप बहुत तकलीफ उठाते हो। मैं अपने 1.5 साल तक के ना मैं नज़र नहीं आती थी। मैं इसी घर में अपने आप को बांधा हुआ था। मैंने अगर कहीं कोई इवेंट होता था, मैं बोल कर जाती थी कि क्या मैं इतनी सी देर में वापस आ जाऊंगी, तो दे यूज्ड टू से कि हाँ चलो तुम्हें मैं लेके चलती हूँ, लेके वापस आ जाएंगे। तो मैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए जाती थी। आज भी मैं आई थिंक मैं जाने वाली हूँ जहाँ पर, मैं रेड कारपेट करके यू टर्न मार के बाहर, मैं कभी किसी भी इवेंट में नहीं रुकती, क्योंकि मुझे पता है मेरी इम्यूनिटी डाउन है। मैं आजकल विदाउट मास्क के घूमती हूँ। सो ये चीज़ें, अगर सिंपैथी गेम जो तुम बता रहे हो,
वो क्या संजय दत्त यूज़ नहीं कर सकते थे? उनको पता है। इनफैक्ट मैं आपके सामने एक किस्सा रखती हूँ। इरफान खान वॉज अ मेंटर, उनके साथ मैंने काम किया है। एक मूवी आई थी उनकी, राइट या रॉन्ग, जिस फिल्म के दौरान मैं एज एन असिस्टेंट काम कर रही थी। उस फिल्म के दौरान मेरी काफ़ी उनसे बातचीत होती थी। तो उन्होंने 2018 में उनको कैंसर आया, उन्होंने कीमोथेरेपी करवाई और कभी किसी को नहीं बताया। जब उनकी डेथ हुई, दोबारा रिलैप्स हुआ, तब लोगों को पता चला कि उनको कैंसर हुआ था और रिलैप्स आया है। तो इतना बड़ा आर्टिस्ट, अगर वो कैंसर को यूज़ करते तो ज़रूरत नहीं थी। इरफान खान को तो वाकई में जरूरत नहीं थी। आज भी लोग उनको बड़े अच्छे से याद करते हैं तो कि क्या काम किया उस इंसान ने। लेकिन उनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई, रिलैप्स होने की वजह से हुई। जब एक आर्टिस्ट अच्छा होता है ना, उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे इस कैंसर वैंसर की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो मेरी एक्टिंग से प्यार है ना लोगों को। आत्मविश्वास इतना अंदर से होता हाँ, है। कि मुझे ऐड ऑन नहीं करना, मेरा जो ग्राफ है, जो चीज़ें हैं, मैं इसी से अपने आप को पब्लिक के सामने रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ। मुझे इस कैंसर की ज़रूरत ही नहीं है। अब सोनाली बेंद्रे को आप देखिए, 5 साल नहीं थी, उन्होंने कोई ब्रांड नहीं किया, कोई चीज़ें नहीं की, और वो दोबारा लौट कर आई, फिर से एक्टिंग की। आज भी वो कैंसर के बारे में उस वक्त बोलती हैं जब उनसे पूछा जाए, अदरवाइज कभी नहीं कहती। तो जो बड़े बड़े एक्टर्स हुए हैं, ऋषि कपूर को देखिए आप, उनको कैंसर आया हुआ था। हाँ, तो अब देखिए हमारे इस इंडस्ट्री के बहुत से लोगों की जान गई है कैंसर में। बहुत लोग, कैंसर ने बहुत लोगों को अपनी चपेट में लिया है हमारी इंडस्ट्री में। तो जिनको उसका यूज़ करना होता है वो तो करेंगे। देखो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये टीवी सीरियल वाली है ना, तो इनका कैंसर खींचे जा रहा है, पिछले 9 महीने से खींचे जा रहा है। जो बेचारे टीवी के एक्टर्स, जो उनकी लाइफ होती है, तो एक मेंटलिटी होती है, हर चीज़ खिंचती है उनकी, सीरियल की तरह। और जो मूवीज़ के आर्टिस्ट होते हैं, वो चीज़ों को यूँ लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मूव ऑन मूव ऑन। सो इट्स लाइक एक एटीट्यूड है शायद कि टीवी वाले उसको खींचते हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे उनके सीरियल हो। और जो फिल्म वाले होते हैं, वो इन चीज़ों को, चाहे फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो मूव ऑन कर जाते हैं, चाहे कैंसर आ गया तो मूव ऑन कर जाते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, जहाँ से मुझे लग रहा है। मे बी, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हिना खान अपने कैंसर के एपिसोड्स बना रही हैं? हो सकता है। ऐसा ही कुछ पूनम पांडे ने भी किया था, कहा जाता है उन्होंने तो कांड ही किया था। वो तो कह दिया था कि मैं मर गई हूँ, ऐसा कुछ खबरें चल गई थी, फिर बाद में वो प्रकट हो गई थी। हाँ, तो वो तो उसे तो कांड ही कहेंगे ना हम। वो तो एक मजाक हो गया था। लोग हंसने लगे थे कि सर्विकल कैंसर, वो भी इसको आके। इनफैक्ट मैं बहुत सीरियस हो गई थी उस वक्त, क्योंकि मुझे कैंसर होके कुछ 5-6 महीने हुए थे, और मुझे लगा शिट, पूनम कैसे मर गई। मतलब पूरे 24 घंटे मैं सोच रही हूँ कि इसने क्या इलाज नहीं करवाया था, क्योंकि मैं खुद फाइनेंशियली इश्यूज़ में थी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि शायद इसके पास पैसे नहीं रहे होंगे यार, इसने इलाज ही नहीं करवाया, ये कैसे इसकी डेथ हो गई, ये कैसे स्टेज 4 पे पता चला, जैसे मुझे पता चला इतनी देर से। तो हो सकता है उसको भी टाइम लग गया हो, अपनी चीज़ों में बिजी रही होगी, उसको पता नहीं चला। पर जैसे ही वो पता चला, क्या जोक्स बने, क्या मीम्स बने, मतलब RIP चल रहा था, हैशटैग चल रहे थे, लोग कह रहे थे कि पूनम कैसी भी हो लेकिन अच्छी थी, ये थी, वो थी। अचानक से सिंपैथी आ गई थी ना, अचानक से सिंपैथी आ गई मैं थी। खुद रोने लग गई थी कि यार शिट, बंदी को कैंसर ले गया, कितना अच्छे से काम कर रही थी, जो भी करती है मन से करती है। देखो, जो भी करती है, जो भी उसको करना होता है, वो अपनी चीज़ों को पूरा 100% देती है। तो मुझे लगा चाहे वो कंट्रोवर्सी क्यों ना हो, वो मुझे लगा कि लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये अवेयरनेस के लिए, तो ये इस तरीके से अवेयरनेस फैलाना ठीक है क्या? ये अवेयरनेस थी किसी भी तरह से। सब तरफ तो ये छप रहा था कि पूनम पांडे गई। कहीं तुमने ये देखा कि वो जो कैंसर था, किस तरह का कैंसर था, कैसे आता है, उसको कैसे बचाया जाए। और उसके पीछे आप लोगों को पता भी चला होगा कि एक कंपनी भी थी। कंपनी ने जब जैसे पता चला कि ये तो गलत इंप्रेशन हो गया, कंपनी ने सीधे अपने हाथ झाड़ लिए और कहा कि हमारा तो पूनम पांडे से कोई लेना देना नहीं है। एक वैक्सीनेशन जो इंडिया में लॉन्च होने वाली थी, वो सब उनका कैंपेन था। फाइनली जैसे ही उनको लगा कि ये तो रॉन्ग कैंपेन हो गया, तो उन्होंने अपने हाथ झाड़े और कहा हम तो पूनम को जानते भी नहीं। सो ये एक बड़ा कांड था, बहुत बड़ा सा।
जो हम आने वाले ज़माने तक याद रखेंगे। और ये जो न्यूज़ हुई थी वो इंटरनेशनल हुई थी, बिल्कुल नेशनल नहीं थी, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे गई थी। तो कहीं ना कहीं बेचारी हिना पे बड़ा तरस आता है मुझे कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वैसी न्यूज़ नहीं बना पा रही, कैंसर होने के बावजूद। पूनम जैसा नहीं बन सकता कोई। तो पूनम ने तो आउट ऑफ द वे जाके मतलब एक न्यूज़ लेने के लिए उसने जो किया, सैल्यूट करती हूँ मैं बंदी को कि यहाँ हिना कैंसर होने के बावजूद इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं कर पा रही जो बिना कैंसर के बना चुकी है। कहीं ना कहीं राखी सावंत को पछाड़ दिया था पूनम पांडे ने। वो सबको पछाड़ दिया था। आज भी अगर आप रेटिंग करो कि कैंसर की न्यूज़ में टॉप पे कौन, तो आपको पूनम पांडे, सेकंड हिना खान, ये दो ही दिखती हैं आपको, उसके अलावा कोई नजर नहीं आएगा। एक 2-3 सवाल और मैं करूँगा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे या आप क्या करने वाली हैं? अभी पिछले कुछ 1.5-2 साल से मैं इतना फ्री बैठी तो मैंने लिखना शुरू किया। सो आजकल मैं थोड़ा सा सरकास्टिक या थोड़ा सा फ़नी लिखती हूँ और मैं उसमें परफॉर्म भी करती हूँ। तो मैं वीडियोस अब देखी हैं मैंने। हाँ, सो मुझे बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट मैं अब मुझे हर चीज़ में ना पहले मैं बड़ा रो के देखती थी हर सिचुएशन को। मुझे लगता था कि नीचे रोड टूटा पड़ा है, इतनी ट्रैफिक हो रही है, तो मैं उसको बड़ा डिप्रेशन में आती थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा कि खुश रहो यार, खुश रहने से ना तुम्हें कैंसर दोबारा नहीं आएगा, खुश रहो, कितनी जिंदगी क्या पता ना। तो मैं हर चीज़ को ना बड़े फनी वे में लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि अरे ये काम नहीं हुआ तो बोलते घंटा इस काम की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, मतलब मैं यहाँ पे लोड ही नहीं लेती दिमाग पे ज़रा भी। तो मैं ऐसा लिखती हूँ जिससे लोग खुश हो, हंसी आए, कुछ फ़नी चीज़ें हों, कोई ट्रेजेडी को मैं कॉमेडी की तरह पेश करती हूँ। तो मैंने कुछ लिखना शुरू किया पिछले जब से मुझे ये कैंसर हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बॉडीली एक्टिव नहीं हूँ इतना, शायद मैं किसी मूवी या किसी चीज़ में जाकर इतना एक्टिवली शायद काम ना कर सकूं, बट मेंटली मैं जो काम कर रही हूँ या जो मैं मेंटली एक्टिव हूँ, लिख सकती हूँ, लोगों तक पहुँच सकती हूँ, तो मैंने शुरू किया। सो मैं बहुत सीरियसली स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहती हूँ और मेरा कंटेंट बहुत अलग टाइप का होता है। मैं कैंसर पे जो भी लिखूँगी, ताकि अगर मैं कैंसर पर हंसकर भी कुछ बोलती हूँ तो लोग अपने घर जाएंगे तो एक सीरियस मैसेज लेकर जाएंगे। और एक पूरी एक जर्नी जो मेरी रही है कैंसर रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे इंसिडेंट आए हैं, सो मैं उन सब पर लिखती हूँ कि मैं इस वक्त से भी गुजरी, उस वक्त से भी गुजरी, तो मैं उसको फ़नी वे में लिखती हूँ। हाँ, ताकि कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं रो कर तुम्हें बोलूँगी ना कि यार मुझे कैंसर आया था, तुम सुनोगे, शायद ध्यान देकर भी ना सुनो। वही अगर मैं तुम्हें हंसा हंसा के कुछ बात बताती हूँ कि यार मेरे साथ तो ऐसे भी हुआ था, वैसे भी हुआ था, तो तुम्हें याद रहेगा। तुम घर जाके शायद डिस्कस करोगे कि अरे एक बंदी मिली थी, उसे कैंसर तो आया था लेकिन बड़ा खुश थी, हंस रही थी, मजबूत दिल की थी। तो तुम्हारी को कहीं ना कहीं तुम्हारे जो छोटे मोटे स्ट्रगल हैं तुम उनको भूल जाओगे, बोलोगे यार ये तो इतना बड़ा स्ट्रगल करी, मैं तो कुछ भी नहीं है। करेक्ट, ये बात और जो आज हमारे समाज में जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो, उसमें मैं क्यों किसी भी इंसान को एक तकलीफ दूं कि यार तू भी प्रेशर लेके जा घर पे। वैसे ही स्ट्रेसफुल जिंदगी चल रही है। और इनफैक्ट कैंसर से रिलेटेड बात करना ज़रूरी है। आने वाले समय में, आने वाले वक्त में WHO ने जो हमारे इंडिया के लिए बोला है, जो उनके डेटा आए हैं कि कैंसर आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है। हम प्लास्टिक में खाना खाते हैं, हर एक खाना जो हमारे घर में आता है प्लास्टिक कंटेनर में होता है, बिना देखे हम उसको ओवन में डालते हैं, गर्म करके निकाल लेते हैं। जब हम गर्म करते हैं प्लास्टिक में किसी खाने को, तो उसमें प्लास्टिक का कितना पार्टिकल्स आ जाते हैं छोटे छोटे, तो हमें नहीं पता ना कि कहाँ से हम कैंसर को बुलावा दे रहे हैं। सो छोटी छोटी चीज़ों पे तुम्हें मुझे बैठ के डिस्कस करने की ज़रूरत है, ना कि हम एक दूसरे से लड़ें या मैं स्टाइल दिखाऊं कि यार मैं तो देखो मुझे कैंसर आया था, मैं तो देखो दिस इज़ मी। ये बोलने से बेटर है मैं ही कहूँगी कि मुझे कैंसर आया था, मैंने ये नहीं खाया, आप भी मत खाइए। ना कि मैं ये लोगों से कहूँ कि अरे मेरे को तो स्टेज 4 आया था, तुम देखो मैं तो रैंप वॉक कर रही हूँ, तुम देखो मैं तो ये कर रही हूँ। मैं नहीं करूँगी। पुरानी ज़िंदगी की तरफ अगर मैं हम रुख करें तो आपके जो बोल्ड फोटोज़ थे, बहुत न्यूड फोटो भी उसको कह देते हैं, और सविता भाभी वाली जो एक छवि थी, इन सब को लेकर कभी आपको रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं करती तो शायद ज़िंदगी तब भी ठीक थी, काम करती ही रहती, काम मिल जाता, मेरे अंदर टैलेंट था?
मैंने एक चीज़ देखी ना, जब कोई छोटे शहर से आता है ना, तो ये जो बॉम्बे, जो मुंबई सिटी है, सिटी ऑफ ड्रीम्स, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ गलत लोगों से मिलवाती है। तो उस दौरान मुझे ये था कि मुझे इंडस्ट्री में कदम रखना है, मुझे काम मिल जाए, और उस वक्त मुझे कुछ पीआर मिल गए जिन्होंने कहा अरे हम तो तुम्हें कल छपवा देंगे न्यूज़पेपर में और तुम तो ऐसे फेमस हो जाओगी। तो ये जो जो शब्द है ना फेमस, उसके पीछे मैं भाग रही थी। और आज जब मैं सोचती हूँ कि लोगों ने मुझसे बहुत से ये फ़ोटोशूट जो करवा दिए, ये शायद मुझे नहीं करने चाहिए थे। आई वॉज़ ऑलवेज़ अ गुड एक्टर। ठीक है, मैं अपनी थिएटर लाइफ से खुश हूँ। मैंने जैसे ये रियलाइज़ किया, कुछ सालों मैंने उस तरह की चीज़ें की, फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मैंने थिएटर की तरफ रुख किया। तो आज देखा जाए तो मैंने आज 10-12 साल से थिएटर किया, और अगर आज मुझे कभी कोई ये कहता है कि तुम्हें एक बोल्ड पिक्चर निकालना है या बोल्ड फ़ोटो खींचना है, तो मैं उसकी शक्ल पे एक थप्पड़ मार दूंगी। मैं कहूँगी कि क्यों, मुझे बोल्ड करने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें मेरी एक्टिंग नहीं देखनी क्या? मतलब आज मैं उस लेवल पे आ गई हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना है। जो गलतियाँ मैंने की, मैं वो गलतियों के लिए मैं खुद शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छी खासी लाइफ थी मेरी। मम्मी पापा के क्या रिएक्शन थे उस वक्त? उस वक्त माय मदर वाज वेरी एंग्री कि ये तू कर क्या रही है, बट कुछ चीज़ें उसमें अच्छी भी की मैंने। जैसे मैंने पीटा का कैंपेन किया था, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो पेटा वाले जो भी करवाते हैं आपसे, वो थोड़ा सा शॉकिंग होना चाहिए ताकि लोग उसकी तरफ देखें। ये एक शॉकिंग ट्रीटमेंट टाइप का होता है कि लोगों को पता चले कि जानवर को किस तरह उनके ऊपर अत्याचार करके उन पर टेस्टिंग की जाती है। बिकॉज मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। मेरे पास में इतने, मतलब रास्ते पे अगर डॉग भी कोई होता है ना, मुझे लगता है इसको कुछ हो गया तो मैं जल्दी इसको पहुंचाती हूँ अपनी जगह पे। सो समहाउ कुछ चीज़ें मैंने अच्छी भी की, मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने कुछ बोल्ड डिसीजन उस वक्त भी लिए थे। लेकिन आज आप उस पर कहीं ना कहीं जो मैंने उन चीज़ों के लिए मैं दुखी हूँ जो मैंने बिना वजह के फ़ोटो शूट किया। अन्ना हज़ारे आ गए ना, ये मटकी तोड़ने के लिए पहुँच गए छोटे कपड़े पहन के, तो वो उस तरह की जो मैंने चीज़ें की उनसे मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। अगर मेरे पास कोई डिलीट का बटन होता तो मैं बहुत सारी चीज़ें डिलीट करना चाहती हूँ। मगर पैसा अच्छा मिला था कि नहीं मिला था उस टाइम? पैसे की बात नहीं थी उस वक्त, इतने पैसे नहीं मिलते थे जो आज। लेकिन इमेज खराब करती, इमेज खराब हो जाती थी और आपको मीडिया छाप देती थी। तो उस चक्कर में ना मुझे कुछ लोगों ने मिसगाइड किया। आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। मैं अगर 12-15 साल पीछे आप जाओगे तो मेरी एज, मतलब कहीं से आप छोटी जगह से आते हो और आपको लगता है कि अरे ये करना सही है, अच्छा ये लोग तो सही बोल रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। सो उस चीज़ में बह जाते हो। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अब जो नई लड़कियाँ आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, न्यूड फोटो जस्ट दोनों की क्लिक्स हो रहे हैं, लड़कों की भी लड़कियों की भी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सिर्फ थोड़ा फेमस होने के लिए या पैसा कमाने के लिए ये काम ना करें? तुम देखो ये हर तरफ हो गया है। इंस्टाग्राम अगर ओपन करते हो तो आम लड़कियां क्या क्या दिखा रही हैं और उनके व्यू देखो तुम, तो ये कहीं ना कहीं इतने उन लोगों की क्यों बात करें? अभी जब बीच में रणवीर सिंह और विद्युत जामवाल के फोटोज आए थे तो उस पे भी जब तो इतने बड़े लेवल पे जाकर के इंसान ऐसा क्लिक कर रहा है, उनको क्या ज़रूरत है? मैं तो वही सोचती हूँ, मैंने कई एक्टर्स को देखा कि ये तो मत करो ना, तुम्हारे तो ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग है और इनको तो पैसे भी नहीं मिलते ऐसे फ़ोटो उतरवाने के, ये तो बस मैगजीन के लिए कर देते हैं जाके। एक बार न्यूज़ में एक न्यूज़ तो सभी को मिलती है, मगर एक हिटिंग न्यूज़ होती है ना, हिट करना, तो ये उस चक्कर में ये चीज़ें कर देते हैं, मगर ये उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। चलो ठीक है, रणवीर सिंह की तो कोई इमेज ख़राब भी नहीं होगी, उससे तो काम मिल रहा है, बट उसी लेवल पे जो नीचे के लोग हैं, जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि उर्फ़ी जावेद ने जो बहुत किया है, मुझे लगता है कि शायद वो भी कहीं ना कहीं उस लेवल पे कर रही है जो मैंने कर चुकी हूँ। जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया था कभी, और आज मुझे अफसोस होता है। शायद आने वाले कुछ 5-10 साल बाद वो सोचेगी कि शायद मैंने ठीक नहीं किया हूँ। जब हम मैच्योर होते हैं तो हमें लगता है कि क्या बचकानी चीज़ें कर दी है, क्या किडिश। अच्छा, इन सब के दौरान कभी आपको पॉर्न इंडस्ट्री से कभी ऑफर्स आए?
हाँ, मुझे सविता भाभी कार्टून की साइड से मुझे एक बार आया था कि आप पर कार्टून बना दें क्या, तो मैंने कहा चलो बना दो, क्योंकि कार्टून ही तो एक क्रिएचर है, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। मैंने उनको एक वॉइस भी दी थी एक उनकी सीरीज़ के लिए, बट एज एन आर्टिस्ट मैंने वॉइस भी दे दी थी कि चलो ठीक है, मैं कितना एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ अपनी वॉइस के साथ। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, और जो काम से रिलेटेड लिए हैं उनको लेके मुझे कोई अफसोस नहीं है। मगर हाँ, जो मैंने पीआर एक्टिविटी में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि चलो थोड़े कम कपड़े पहन के फ़ोटो उतार लिया जाए, छप जाऊँगी, उन डिसीजंस को लेकर मैं आज पछताती हूँ कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। और इस तरह आपने आज तक रखे हुए हैं अपने पास कि नहीं? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो शायद कभी डिलीट भी नहीं हो सकता। सो इसीलिए मैं पछताती हूँ कि आज ऐसा काम ही क्यों करना जिसको लेकर मैं आज के 5 साल बाद या 10 साल बाद मुझे पछताना पड़े। सो आज मैं अगर कुछ बोलती हूँ या मैं कुछ करती हूँ तो मैं बहुत सोच समझ कर बोलती हूँ कि इन चीज़ों की वजह से मुझे पछताना ना पड़े। तो पॉर्न इंडस्ट्री से आपके पास ऑफर्स आए? ऑफर्स तो नहीं आए थे। उल्लू टीवी से कभी? उल्लू से एडल्ट स्टोरीज बनाती हैं। हाँ, मुझे भी कुछ दिन पहले ही आया था कि वी विल पे यू 50,000 समथिंग 1 डे का शूट करना है। तो मैंने उनसे पूछा किसके लिए है, तो एक अतरंगी है और एक उल्लू है, ये दोनों पे से मुझे 2-3 बार आए, मैंने मना कर दिया। दे सेड नहीं तुम लीड कर रही हो उसमें। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। यही अगर लीड मुझे यही अगर थोड़ा बोल्ड कैरेक्टर है और अगर कोई अच्छा डायरेक्टर है तो मुझे पता है कि वो उसे एस्थेटिकली लेकर आएगा, और अननेसेसरी इस तरह की चीज़ें दिखा के पब्लिक को लेकर आना वो चीज़ें नहीं होती। अगर वो कोई सीरियस बंदा करता है तो हम कर भी सकते हैं। तो मैं उल्लू और इनके बहुत ऑफ़र आते हैं मुझे, इनके कास्टिंग डायरेक्टर्स के मुझे कॉल आते रहते हैं कि अरे नहीं कर लो, अच्छा है, तुम्हारा रोल बहुत अच्छा है, मगर थोड़ा सा एक्सपोज है, थोड़े से इस तरह के सीन है, थोड़े बैड सीन है, स्मूथ सीन है। मैं सीधे हाथ जोड़ के मना करती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं करना। अब आगे आप कभी बोल्ड सीन्स या कभी बोल्ड पोस्टर्स या फोटोज क्लिक करवाने होंगे या मूवीज सीन्स, तो आप करेंगी या नहीं करेंगी? आई थिंक अगर मुझे कभी कुछ बोल्ड करना रहा या इस तरह का, जैसे कभी कोई बैकलेस है या इस तरह का कभी कुछ करना पड़ा, तो शायद मैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए करूँगी, उसके अलावा नहीं करूँगी, जिससे मेरी बॉडी में काफ़ी सारे मार्क्स हैं। सो अगर मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं सिर्फ कैंसर से रिलेटेड मैं कोई बोल्ड शूट कर सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कोई रोल भी करने वाली हूँ। थैंक यू रोजलिन, इतनी सारी बातचीत करने के लिए और बेबाकी से सारे जवाब देने के लिए। मतलब कि मैंने जितना सब कुछ पूछा आपने सब कुछ बताया, कहीं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं। नहीं, मैंने जब से कैंसर आया ना, मैं बोलना सीख गई। मैं उससे पहले मैं बोलती नहीं थी, मैं चीज़ों को मैनिपुलेट करती थी। मैं सोचती थी कि ऐसे बोलूँगी तो ऐसे हो जाएगा, नहीं बोलते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पब्लिक को पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, शायद उसके पीछे राइट रीज़न होगा। थैंक यू रोजलिन, इतनी सारी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.